जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल A1 क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, यूपी टेट की दोस्तों मैं सीरीज लेके आया हूँ आपकी एग्जाम ओवरव्यू देखते हुए। तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 को है, तो उसकी देखते हुए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 125 क्वेश्चन, जो दोस्तों आपके सी टेट, एम टेट, रीट सभी एग्जाम में से इस क्वेश्चन दोस्तों यही क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, ये मैंने 2011 से 2021 तक के बीच में जितने भी दोस्तों आपके यूपी टेट, सी टेट में जितने भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेके आऊँ। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो आप वॉच करिए, तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। तो ये किसके लिए आवश्यक है? तो ये शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन किसने कहा था? तो ये सारे एवं टेलफोर्ड का है। यह कथन किसका है? सारे एवं टेलफोर्ड का है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? तो ये मनोविज्ञान के सिद्धांत में। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो ये व्यापक स्वरूप है। गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो यह है व्यवहार का ज्ञान। क्या है दोस्तों? व्यवहार का ज्ञान। ठीक है, अगला है प्रश्न हमारा, कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। तो ये क्या होता है? तो उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। किसमें? उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार क्या है? तो ये दोस्तों शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। दोस्तों शिक्षा विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कोलोसनिक ने यह कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना। नेक्स्ट है, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। तो कितने उद्देश्य हैं? तो दोस्तों 9 उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? तो ये दोस्तों बाल विकास। तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य सबसे पहले दोस्तों क्या है? बाल विकास। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं? तो दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो ये बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। यानी कि दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है कि बालकों के व्यवहार को देखते हुए उनके अनुरूप, यानी वो कितना सीख पा रहे हैं, तो उनके अनुरूप बच्चों को सिखाने का क्या करना है और उनके उद्देश्यों को क्या करना है? निश्चित करने में उनकी सहायता करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखते हैं कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट समझता है, तो उसी बच्चे के अनुसार से ही उसको समझाना और उसका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति में ही उसकी मदद करना। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक प्रकार समझने में सहायक हैं। यह कथन किसका? तो ये ली का है। किसका है? ली का है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आप बिल्कुल आप समझ जाइए कि आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से आएंगी। और ये टॉपिक आपके एग्जाम में से 30 नंबर का इससे आता है, आपका 30 नंबर अगर आपको चाहिए तो वीडियो आप पूरा देखिए। नेक्स्ट है, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। तो ये अस्थिर एवं परिवर्तनशील है। तो कैसी है? अस्थिर एवं परिवर्तनशील है। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन है किसका? फ्राबेल का। तो दोस्तों अवस्था के अनुसार ही, ठीक है, सही बात है दोस्तों कि अवस्था के अनुसार ही, यानी कि कोई अगर 50-60 है, 50 से 60 वर्ष की उम्र का है तो हमारा किस अवस्था में आता है? बालक है तो किस अवस्था में है, किस एज का है? तो दोस्तों उनकी एज के अनुसार ही हम उनको क्या कर सकते हैं? उनको हमें जो बालक है, वृद्ध है, जवान है, सब कह सकते हैं। ठीक है, तो हर वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। तो ये मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए। तो हर वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार कैसा होना चाहिए? तो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। तो देखिए दोस्तों, मॉन्टेसरी ने कहा था कि एक अध्यापक उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। किस चीज़ का ज्ञान होगा? तो मनोवैज्ञानिक के प्रयोगात्मक स्वरूप का। मनोवैज्ञानिक के प्रयोगात्मक स्वरूप का दोस्तों जब ज्ञान होगा तभी वो जो शिक्षक होगा वो उसको क्या कर सकता है? बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। किसको आवश्यकता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा।
ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है तो ये सर्वांगीण विकास से। तो वर्तमान समय में दोस्तों, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है तो सर्वांगीण विकास से। किससे? सर्वांगीण विकास से। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, शिक्षा भी मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ ये है दोस्तों कि जो हमारा टीचर का स्टूडेंट्स में और स्टूडेंट्स का टीचर के प्रति जो मधुर संबंध होता है, ठीक है, वही हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ होता है कि हमें किस बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, उसको किस तरह से बात करनी है। तो जो विद्यार्थियों और अध्यापक के बीच में जो संबंध होता है दोस्तों, वही हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है। अगला है, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को होना चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का, ठीक है, अगर उसको मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान का है, ठीक है, तो अभी दोस्तों कक्षा में छात्रों की उनकी विविधताओं के आधार पर पहचानने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि मनोविज्ञान के आधार पर, ठीक है, साइकोलॉजी के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर। नेक्स्ट है, सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का। तो दोस्तों निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, नेक्स्ट है, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। तो ये किसका होता है? तो ये होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण विषय है तो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, जो बुद्धि परीक्षण विषय है वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट है, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, तो बालकों की क्या? बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो दोस्तों शिक्षक मनोविज्ञान के द्वारा क्या करता है? बालकों को किस प्रकार की, जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको किस प्रकार की शिक्षा देता है? तो दोस्तों उनको पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, प्रकृति से रिलेटेड, बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी, सभी से रिलेटेड उनको क्या देता है? शिक्षा देता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो दोस्तों मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस शिक्षक को क्या हो सकता है भाई? अब शिक्षक तो जानते ही है कि छात्रों को, उस छात्र को क्या नहीं आता है। ठीक है, तो वो उसी के हिसाब से उसको क्या करेगा? पढ़ाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किसका है? तो शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किसका है? शैक्षिक सिद्धांतों का। ये दोस्तों क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, तो कब मानी जाती है? तो वर्ष 1900 में शिक्षा विज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से। यानी साइकोलॉजी का ही मीन्स दोस्तों क्या होता है? मनोविज्ञान। अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो आप समझ जाइए, मनोविज्ञान साइकोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। यानी शिक्षा से रिलेटेड है, दर्शन से रिलेटेड है और साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का था। यह कथन किसका था? तो वुडवर्थ का था। तो मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का जो विज्ञान है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का आधारभूत विज्ञान है। तो मनोविज्ञान का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का। किसका? स्किनर का। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री किसका संबंध है? सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह हैं मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक। यानी दोस्तों शिक्षा विज्ञान में हम जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं वो कैसे होते हैं? मंदबुद्धि होते हैं। यानी उनको कितना भी पढ़ाओ बहुत
पढ़ेंगे फिर भूल जाते हैं। पिछड़े हुए, जो पढ़ा दो आज पढ़ाओ 2 दिन बाद पूछो नहीं आएगा। समस्यात्मक यानी उलझन, यानी उनकी समस्याएं ही बनी रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो किसका? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। किसका? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का विज्ञान, यह कथन है किसका? अरस्तु का। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह अरस्तु का है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम व्यू। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है स्किनर का। किसका है भाई? स्किनर का। जो दोस्तों शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान है, यह अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है? अध्यापकों को बताया जाता है कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ कैसे पेश आना है, पेशेंस कैसे रखना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान में आपको अध्यापकों की तैयारी कराई जाती है। नेक्स्ट है आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु तो संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। तो वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी निरूपण। ठीक है, वर्गीकरण, सारणीयन और आलेखी निरूपण। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। क्या बताता है भाई? तो शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। यह बताता है कि भाई शिक्षा का जो उद्देश्य है संभावित है या नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। तो दोस्तों जो जितने भी दोस्तों अध्यापक हैं उनको शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जरूर करना चाहिए, जिससे वो क्या कर सकते हैं? अपनी जो शिक्षण व्यवस्था है उसको और भी अच्छी कर सकते हैं और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? तो ये ई वाटसन है। नेक्स्ट है अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है किसमें? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। किसके द्वारा? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं तो कौन है? सिगमंड फ्राइड हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है तो कैसा है? तो ये व्यवहार का विज्ञान है। कैसा है भाई? व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है तो ये शैक्षिक मूल्यांकन। नेक्स्ट है शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, कथन किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो शिक्षा का संकुचित अर्थ के अर्थ में प्रयुक्त होता है। साइकी का अर्थ है तो दोस्तों साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। साइकी का क्या अर्थ है भाई? तो मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है, किसने कहा है भाई? तो वाटसन ने कहा है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी शामिल है। यह कथन किसका है? तो यह C.W. वैलेंटाइन का। तो C.W. वैलेंटाइन को आप याद रख सकते हैं वैलेंटाइन से। ठीक है, तो मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह सब किसने कहा था? तो C.W. वैलेंटाइन ने कहा था। मनोविज्ञान का दोस्तों मतलब क्या होता है भाई? तो मनोविज्ञान होता क्या है? मनोविज्ञान का मतलब है दोस्तों आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं व वातावरण है। ठीक है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, किसने कहा था? तो ये जेम्स ड्रेवर ने कहा था मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का एक अंग है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो यह सर्वव्यापी है तो सर्वभौमिक भी है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है दोस्तों वो सर्वव्यापी भी है और सर्वभौमिक भी है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को क्या करना? प्रभावित करना। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है भाई? शिक्षा के उद्देश्य की संभावना को स्पष्ट करता है। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उन सभी की संभावनाओं को क्या करना है? उनको सहायता पहुंचाना, सहायता देना है तथा यह स्पष्ट करता है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, एक शारीरिक सुडौलता। यानी शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, शारीरिक सुडौलता। अगला प्रश्न है मनोइया का संबंध। मनोइया का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का किससे भाई? तो ये मानवीय व्यवहार के अध्ययन से, शैक्षिक संस्थाओं के तथा मानव व्यवहार से। दोस्तों ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है आपका। और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को बिल्कुल मन से देखिए और यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो शिक्षक
शिक्षण प्रक्रिया के अंग क्या है? तो शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, शिक्षण का मूल्यांकन। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो भाई तो मूल्य उद्देश्य विद्यार्थियों योग्यताओं क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना। यानी देखो दोस्तों, शिक्षा विज्ञान का मूल उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार उनको ध्यान में रखते हुए उनको सिखाना और उनसे संबंधित उनको इतना प्रिपेयर कर देना ताकि उनको एग्जाम में या फिर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है शिक्षा का संबंध क्या है भाई? तो शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण व वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो कैसा क्षेत्र भाई? तो व्यापक है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य, बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। ये दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर हमें किसी बालक को युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन है फ्रोबेल का। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य तो बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। बालक के विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? तो जन्म से पूर्व। विकास की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? तो जीवन पर्यंत चलती रहती है। पहले दोस्तों जीवन पर्यंत क्या है? चलती रहती है। क्यों? देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से वो क्या करता रहता है? वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, धीरे धीरे अपनी युवावस्था, किशोर अवस्था, सभी अवस्थाओं में से आते आते वृद्धावस्था, और एक टाइम आता है कि वो उसकी जो अवस्थाएं हैं जीवन पर्यंत चलती रहती हैं, विकास बढ़ता रहता है और एक टाइम आके वो एंड हो जाता है। नेक्स्ट है सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 5 अवस्थाएं होती हैं। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के लिए समय से प्रभावित किया। यह परिभाषा किसकी है? तो ये वुडवर्थ की है। किसकी है भाई? तो वुडवर्थ की है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, तो बी.एन. जाका। कौन है? बी.एन. जाका। वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं तो जीन्स। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती? तो ये कौन सी है भाई? तो विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। शैशव काल का नियत समय है, तो दोस्तों जन्म से 5 से 6 वर्ष तक का समय शैशव काल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो विकास सामान्य से तीव्र होता है। यानी कि उसका जो विकास होता है पहले सामान्य होता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? तीव्र होता रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है विकास एक क्या है? तो विकास एक प्रक्रिया है, कैसी? निरंतर। यानी धीरे धीरे क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। वही हमारी विकास एक कौन सी प्रक्रिया? निरंतर प्रक्रिया है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है लगभग कितना? 90%। ठीक है। उसके बाद वो 10% जैसे ही आप किशोर अवस्था में आते हैं, युवा अवस्था में, तो वो आपका 10% भी पूर्ण हो जाता है। अंत दर्शन विधि में बल दिया जाता है, तो किसमें बल दिया जाता है? तो स्वयं के अध्ययन पर। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, कथन है किसका? कोलेसनिक का। किसका भाई? कोलेसनिक का कथन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या बताया? तो उन्होंने कहा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था उन्होंने। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या रहता है भाई? तो हमारा आशय रहता है उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर हम किसी व्यक्ति का विकास देखते हैं तो उसकी शारीरिक क्षमता देखते हैं, उसकी परिपक्वता देखते हैं, उसका एटीट्यूड देखते हैं, उसकी शक्ति ग्रहण करने से उसका जो शक्ति ग्रहण है यानी उसकी क्षमता का कितना सह सकता है, वो सहन शक्ति भी देखते हैं। नेक्स्ट है समयगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोर अवस्था में क्या होता है दोस्तों? तीव्र परिवर्तन होता है। वृद्धि और विकास हैं एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं भाई। तो चारित्रिक विकास का प्रतीक है तो उत्तेजना। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं तो उत्पत्ति मूलक विधि। नेक्स्ट है मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है भाई? तो बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करे, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दे, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करे। तो भाई मानसिक विकास के लिए अध्यापकों का कार्य ये है कि भाई वो बालकों को सीखने का पूरा अवसर दें। जैसे कोई भी स्टूडेंट को कोई एक बार चीज़ नहीं समझ में आ रही, अब उसको बार बार बताइए। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, उनको बताएं कि क्या चीज़ हमारे लिए लाभदायक है, क्या हानिकारक है। उनको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों से इनको पूरी इन्फॉर्मेशन दें कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, क्या हमारे लिए इस बॉडी के लिए यूजफुल है, नॉन यूजफुल है। और व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। और उनके लिए जो वातावरण है पढ़ाई के हिसाब से, तो पढ़ाई का वातावरण, खेल का है तो भाई खेल का वातावरण, तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है
वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो ये भय, क्रोध व स्नेह की। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या हैं भाई? तो मुख्य समस्याएं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। शैशवावस्था है जो जन्म से 7 वर्ष तक। शिशु का विकास प्रारंभ होता है कहाँ से? गर्भकाल से। गर्भकाल से ही दोस्तों शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है तो 8 घंटे। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु 16 वर्ष। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है, तो वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं प्रेरित करता है बालकों के विकास को। नेक्स्ट है किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो फ्रायड। किसके विचार से? तो फ्रायड ने कहा था भाई कि जो हमारी शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था में ही बालक के अंदर प्रेम की भावना आ जाती है, काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। रॉस ने क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया तो 12 से 18 वर्ष तक। कब तक भाई? 12 से 18। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास, ठीक है। ये भाई किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो ये किशोरावस्था। तो बालकों को विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो भाई किशोरावस्था को जो दोस्तों है कठिन रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? तो बालकों का जो विकास है किशोरावस्था के बाद सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? तो दोस्तों उत्तर बाल्यकाल का समय होता है 6 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में क्या होता है? तीव्र परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है विकासवाद के समर्थक हैं। तो विकासवाद के समर्थक कौन है भाई? तो ये हैं दोस्तों डीके एवं बुश, गाल्टन, डार्विन। विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी क्या कहलाता है? तो ये पूर्ण किशोरावस्था कहलाती है, यानी कि वो पूर्ण अपनी किशोरावस्था पूर्ण कर चुका है, एज ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? तो अभिवृद्धि कहते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया में विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। कब से होती है भाई? तो जन्म से पूर्व। मैंने आगे बता दिया आपका ये क्वेश्चन। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसका है? तो ये हरलॉक का है। किसका भाई? तो ये कथन हरलॉक का है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था है तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन अवस्थाओं में शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास यानी कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट रहेगा, आप पढ़ने के लिए बिल्कुल एकदम उतावले रहेंगे। लेकिन स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का यह सिद्धांत है। मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं, ठीक है। तो कौन है भाई? तो ये फ्रायड। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो फ्रायड। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, यह कहा था किसने? वाटसन ने कहा था। किसने कहा था? वाटसन ने। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से 3 स्थितियां हैं। कौन सी? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। इड, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है फ्रायड। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, एक मृत्यु एवं जीवन। यह विचार है किसका? फ्रायड का। किसका विचार है भाई? तो फ्रायड का विचार है, ठीक है। अगला प्रश्न है रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि जिस वातावरण जिसमें रहता है वह स्वस्थ हो। जाहिर सी बात है भाई, तो रुचियाँ, मूल प्रवृत्तियाँ, स्वाभाविक संवेदों का स्वस्थ विकास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वातावरण जिसमें रहता है उसका जो जहाँ पर वो रहता है वहाँ का जो वातावरण है दोस्तों वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और वो स्वस्थ होना चाहिए। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है तो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? तो ये अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है विकास का अभिप्राय है। यह क्या अभिप्राय है? तो वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं। यह कथन है किसका है? तो ये भैया ग्रीन का कथन है।
तो संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियाँ ये सभी क्या होने लगती हैं दोस्तों, निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं। यह किसने कहा था, तो ये ग्रीन ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है, तो ये वुडवर्थ की है। किसकी है भाई, तो वुडवर्थ की है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है, तो ये हरलॉक का है कथन। किसका है दोस्तों, हरलॉक का कथन है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो एग्ज़ाम से पहले वीडियो ज़रूर देखें। तो जी हाँ दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।